Hello everyone. Our topic is tile. तो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइल होता क्या है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। टाइल होता क्या है? These are structural unit molded from clay in suitable shape and burned to vertification temperature. These differ from ordinary brick in dimension, shape and degree of burning. देखो, टाइल क्या होती है? ब्रिक जैसी सेम होती है थोड़ी बहुत, दोनों ही क्ले से बनती हैं। ब्रिक भी क्ले से बनती है, टाइल भी क्ले से बनती है, बट ये वन होती है एक वर्टिफिकेशन टेम्परेचर। वर्टिफिकेशन टेम्परेचर मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर। जैसे ब्रिक होती है जो 1100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या करते हैं, हम उसको बर्न करते हैं, और जो टाइल होती है उसको हम करते हैं 1300 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या करते हैं, बर्न करते हैं। तो ये ब्रिक से किस चीज़ में अलग होती है? डायमेंशन में अलग होती है, शेप में अलग होती है, और डिग्री ऑफ बर्निंग में अलग होती है। डायमेंशन जैसे ब्रिक की डायमेंशन अलग होती है, टाइल की डायमेंशन अलग होती है, शेप ब्रिक की शेप अलग होती है, टाइल की शेप अलग होती है। डिग्री ऑफ बर्निंग मैंने बताया था आपको, बर्निंग टेम्परेचर टाइल का कितना होता है 1300 डिग्री सेंटीग्रेड, और ब्रिक का कितना होता है 1100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टाइल यूज कहाँ कहाँ आती हैं? यूज इन बिल्डिंग एज ड्रेन, फॉर फ्लोरिंग, फॉर पार्टीशन वॉल एंड फॉर रूफिंग। ठीक है, और ये ब्रिक से थिनर, दे आर इनवेरिएबली थिनर देन ब्रिक यूज फॉर स्मॉल सिमिलर पर्पज। तो ये ब्रिक से क्या होती है, थोड़ी थिन होती है, तो थिकनेस अलग अलग आती है, जिस हिसाब से हमें ज़रूरत होती है, जिस हिसाब से हमारी ज़रूरत होती है उस हिसाब से हम उसकी थिकनेस ले सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टाइल। अब हमने ब्रिक का मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस पढ़ा था, तो ब्रिक के मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में स्टेप थे, स्टेज थी, कौन कौन सी थी भाई? प्रिपरेशन ऑफ द क्ले, मोल्डिंग, ड्राइंग और बर्निंग। इसी तरह टाइल में भी सेम प्रोसीजर होते हैं। प्रिपरेशन ऑफ द क्ले, उसको फिर मोल्ड करना, फिर देन ड्राई करना, फिर देन बर्न करना। पहले हमने क्या किया, क्ले को प्रिपेयर किया, फिर हमने मोल्ड में उसकी क्या की, उसको एक प्रॉपर शेप दिया। शेप दिया तो जनरली हम किसका यूज लेते हैं? वुडन बॉक्स यूज लेते हैं। फिर उसको हमने क्या किया, ड्राई किया। ड्राई क्यों करते हैं? अगर हम मोल्डिंग के बाद सीधा बर्निंग पे जाएंगे तो उसमें क्रैक्स आने के चांस रहते हैं। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, पहले उसको ओपन एटमॉस्फेयर में हम उसको क्या करते हैं, उसके मॉइस्चर कंटेंट को कम करते हैं, उसको ड्राई करते हैं। देन हम कहाँ जाते हैं, बर्निंग की ओर जाते हैं। फिर हम उसको बर्न करते हैं एट 1300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। तो सेम प्रोसीजर है, स्टेजेस सेम है। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टाइल, कि हम कैसे पता करेंगे कि ये अच्छी टाइल कैसे है हमारे लिए। तो उसके लिए हम कैसा पता करेंगे, कुछ स्टेप हैं। यूनिफॉर्म टेक्सचर, उसका जो टेक्सचर होना चाहिए यूनिफॉर्म होना चाहिए, नॉन यूनिफॉर्म नहीं होना चाहिए। एक्यूरेट साइज एंड शेप, उसकी जो शेप है, साइज है, वो कैसी होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसकी प्रॉपर साइज नहीं है, प्रॉपर शेप नहीं है। तो प्रॉपर शेप नहीं होगी तो हम उसे अच्छे से सेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है। फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स लाइक फ्लॉज, क्रैक्स एंड नॉन यूनिफॉर्म बर्निंग। फ्री होनी चाहिए, किससे? डिफेक्ट से फ्री होनी चाहिए। फ्लॉज क्या होता है? फ्लॉ होता है इनपरफेक्शन, कोई भी मतलब उसमें इनपरफेक्शन नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। क्रैक्स नहीं होने चाहिए, क्रैक्स हो पाएंगे तो प्रॉपर लोड नहीं ले पाएगी, तो प्रॉपर लोड नहीं ले पाएगी तो ब्रिक अपने लिए अच्छी नहीं है। नॉन यूनिफॉर्म बर्निंग, ऐसा नहीं कि वो कहीं से प्रॉपर बर्न है, कहीं से ओवर बर्न है, कहीं से अंडर बर्न है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ब्रिक प्रॉपर बर्न होना चाहिए, यूनिफॉर्मली बर्निंग होनी चाहिए उसकी। हम बात करते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन। वाटर एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? सीधा वॉइड्स से होता है, अगर उस पोरोसिटी से होता है। अगर उस चीज़ में पोरोसिटी ज़्यादा है, वॉइड्स ज़्यादा हैं, तो वाटर ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी, और जितना ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करेगी कोई चीज़, वो उतनी ज़्यादा हमारे लिए क्या होती है, ख़राब होती है। ये चीज़ हम ब्रिक में देख चुके हैं कि फर्स्ट क्लास ब्रिक कम वाटर एब्जॉर्ब करती है, फिर सेकेंड क्लास ब्रिक और ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करती है, थर्ड क्लास ब्रिक और ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है। फर्स्ट क्लास ब्रिक 20%, सेकेंड क्लास ब्रिक 22% और थर्ड क्लास ब्रिक 25%। तो टाइल की जो वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो लेस देन इक्वल टू 15% होनी चाहिए। लेस देन 15% से ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। रेजिस्टेंस टू एटमॉस्फेयर एंड डैम्पनेस, जहाँ पे डैम्प होती है तो हम वहाँ पे जनरली डैम्प की सिचुएशन आती है, वहाँ पे हम क्या यूज़ लेते हैं, टाइल यूज़ लेते हैं। तो अगर वो डैम्पनेस को रजिस्ट ही नहीं कर पा रही है तो स्टाइल का कुछ मतलब है क्या? नहीं। तो वो एटमॉस्फेयर और डैम्पनेस को क्या रजिस्ट करने वाली होनी चाहिए।
ड्यूरेबिलिटी उस प्रॉपर ड्यूरेबल होना चाहिए, उसका जो लाइफ ऑफ स्पान है तो वो प्रॉपर होना चाहिए। ज़्यादा ड्यूरेबल होगी तो ज़्यादा चलेगी वो टाइल, तो उस वो प्रॉपर ड्यूरेबल होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप ऑफ टाइल। टाइल कौन कौन से टाइप की होती है? देखो, टाइल भी क्ले की बनती है, तो क्ले फ्लोर टाइल, क्ले वॉल टाइल, क्ले रूफिंग टाइल, क्ले ड्रेन टाइल और ग्लेज अर्थनवेयर। तो सबसे पहले क्ले फ्लोर टाइल। क्ले फ्लोर टाइल क्या होता है? फ्लोर, हम देखो किचन में बाथरूम के फ्लोर पे क्या टाइल यूज लेते हैं, तो वो कौन सी होती है? क्ले फ्लोर टाइल होती है। वॉल पे आपने देखा होगा, वॉल की अपीयरेंस के लिए हम वहाँ पे टाइल यूज लेते हैं, तो उसे बोलते हैं क्ले वॉल टाइल। रूफ को कवर करने के लिए जो टाइल यूज आती है उसे बोलते हैं क्ले रूफिंग टाइल। क्ले ड्रेन टाइल कहाँ यूज आती है? आपने आपने फील्ड में देखा होगा, फील्ड में जहाँ से पानी, कहाँ से पानी आता है? कैनाल से पानी आता है। तो कैनाल में क्या हम लाइनिंग करते हैं? लाइनिंग क्यों करते हैं? जिससे सीपेज लॉस कम हो जाए, वाटर का लॉस कम हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? टाइल का यूज लेते हैं। तो जो टाइल वहाँ कैनाल में लाइनिंग के लिए यूज आती है उसे बोलते हैं ड्रेन टाइल। ग्लेज अर्थनवेयर भी क्ले की टाइल होती है। ग्लेज, ग्लेज एक टर्म है, उसे हम इसी वीडियो में आगे पढ़ेंगे कि ग्लेजिंग, ग्लेज का मतलब क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं टेस्टिंग ऑफ टाइल। टाइल की टेस्टिंग से क्या मतलब है कि हम टेस्ट करके बताएंगे कि टाइल हमारे लिए है प्रॉपर यूज में है या नहीं, ये प्रॉपर लोड ले पा रही है या नहीं। तो टेस्ट कौन कौन से हैं? वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट, इम्पैक्ट टेस्ट और टॉलरेंस टेस्ट। तो फर्स्ट टेस्ट पढ़ते हैं हम, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। इसमें अगर वॉइड्स ज़्यादा है, अगर पोरोसिटी ज़्यादा है किसी भी टाइल की, तो वाटर कैसे करेगी? ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी, तो टाइल अपने लिए प्रॉपर, वो टाइल इतना लोड नहीं ले पाएगी। तो हम इसमें इसी के बारे में पढ़ते हैं। तो वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट कैसे करते हैं? हम क्या करते हैं कि हम देखिएगा, ए सैम्पल फॉर ईच टाइप ऑफ टाइल अंडर टेस्ट सेल कंसिस्ट ऑफ 10 होल टाइल। हमारे पास क्या आया? टाइल्स के बैग्स आए, तो हमने क्या किया, उन टाइल के बैग्स में से रैंडमली 10 टाइल को हमने क्या किया? सेलेक्ट कर लिया टेस्ट के लिए। देन ड्राई द टाइल्स इन द ओवन एट 110 ±5 डिग्री सेंटीग्रेड अंटिल कॉन्स्टेंट मास इज रीच। इसका मतलब क्या, हम उस टाइल को ड्राई करते हैं। किस में ड्राई करते हैं? ओवन में ड्राई करते हैं। कितने टेम्परेचर पर करते हैं? 110 ±5 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम उसको क्या करते हैं? ड्राई करते हैं। और कब तक ड्राई करते हैं कि उस टाइल का जो मास है वो कांस्टेंट नहीं हो जाए। कांस्टेंट नहीं हो जाए, ऐसा नहीं है कि कहीं से टाइल थोड़ी वेट है, कहीं से ड्राई हो, प्रॉपर ड्राई होनी चाहिए, उसका वेट कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे हमने 10 की 10 टाइल ली हैं, तो उन 10 की 10 टाइल का वेट है जो कांस्टेंट होना चाहिए, उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। 0.01% तक कम डिफरेंस अलाउ करते हैं इसमें। फिर देन हम क्या करते हैं? कूल द टाइल टू रूम टेम्परेचर इन द डेसिकेटर ओवर। इसका मतलब क्या हुआ? फिर हम टाइल को क्या करते हैं? कूल करते हैं, ठंडा करते हैं रूम टेम्परेचर पर। किस में ठंडा करते हैं? इन द डेसिकेटर। डेसिकेटर क्या होता है? ये एक बेसिन होता है ग्लास का, उसमें हम इसको क्या करते हैं? ठंडा करते हैं। एंड वे ईच टाइल एंड रिकॉर्ड द रिजल्ट। तो उसको फिर हम क्या करते हैं? वेट करते हैं एवरी टाइल को, उस जो वेट आया, जो वैल्यू आई, उसको हम क्या कर लेते हैं? रिकॉर्ड कर लेते हैं, और इसको हम नाम देते हैं M1। क्या नाम दिया हमने इसको? M1। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? Place the tile vertically with no contact between them in water bath, so that there is a depth of 50 mm water above and below the tile. Maintain the water level of 50 mm above the tile throughout the test। इसका मतलब क्या हुआ? हम क्या करते हैं? टाइल को वर्टिकली प्लेस करते हैं, और इस तरीके से प्लेस करते हैं उनको कि उनके बीच में कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए, एक डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए। मतलब कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए, थोड़ा फ्रीली कांटेक्ट में रखते हैं उनको। और जो वाटर लेवल है 50 mm तक पानी फिल करते हैं, इस वाटर लेवल को मेंटेन रखते हैं थ्रू आउट द टेस्ट। और वाटर बाथ में हम क्या करते हैं? टाइल को रखते हैं। वाटर बाथ क्या होता है? वाटर बाथ एक हीटिंग डिवाइस होता है, ठीक है। इसमें हम वाटर को बॉईल करते हैं। देन हीट द वाटर अंटिल बॉइलिंग। वाटर को कब तक हीट करते हैं? जब तक कि वाटर बॉयल ना करने लगे, और इसको हम कंटिन्यू रखते हैं
बॉईल करते हैं कंटिन्यू, कितने घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए। 2 घंटे तक बॉईल करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको सोर्स ऑफ हीट से रिमूव कर देते हैं और फिर टाइल को ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जैसे हमने आज टेस्ट किया, हमने इसको वाटर बाथ में हमने हीट किया, फिर हम क्या करते हैं, ओवरनाइट के लिए वाटर में इमर्ज छोड़ के ठंडा होने के लिए रहने देते हैं। फिर देन क्या करते हैं, हम रिमूव द सरफेस वाटर फ्रॉम द टाइल पीस वाइज कैमोइस लेदर। कैमोइस लेदर एक क्लॉथ आता है, उससे हम क्या करते हैं, जो सरफेस वाटर होता है टाइल के ऊपर उसको रिमूव कर लेते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, रिमूव करने के बाद इमीडिएटली ईच टाइल का हम क्या कर लेते हैं, इमीडिएटली आफ्टर दिस प्रोसीजर वे ईच टाइल एंड रिकॉर्ड द रिजल्ट टू द सेम एक्यूरेसी एज फॉर द ड्राई स्टेट। तो हम इमीडिएटली उसका वेट कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ी देर हम बाद वेट करेंगे तो उसमें से थोड़ा वाटर क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेयर में उड़ जाएगा। तो इमीडिएटली हम उसका वेट करते हैं, उसको हम नेम दे देते हैं M2, जो हमारा रिजल्ट आया। फिर उसको हम वाटर एब्जॉर्प्शन कैसे निकालेंगे, M2 माइनस M1 अपॉन M1 इंटू 100। और जो वाटर एब्जॉर्प्शन है वो हम किसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं, ड्राई के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। तो M1 क्या हुआ, मास ऑफ द ड्राई स्टेट, और M2 क्या हुआ, मास ऑफ द वेट टाइल का। उसके बाद हम पढ़ते हैं टॉलरेंस टेस्ट। टॉलरेंस टेस्ट क्या होता है, टॉलरेंस का मतलब होता है कि उसकी प्रॉपर शेप होनी चाहिए, प्रॉपर साइज होनी चाहिए। अगर प्रॉपर साइज नहीं है तो हमारे लिए अच्छी नहीं है, कि कोई टाइल अलग साइज की है, एक ही बैग में कोई टाइल अलग साइज की है, तो टाइल हम अलाउ नहीं करेंगे। तो कितना टॉलरेंस लिमिट होती है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। लेंथ और विड्थ ऑफ द टाइल, कितना टॉलरेंस लिमिट है, टॉलरेंस ऑन लेंथ या विड्थ ऑफ द टाइल शैल बी +-1 mm तक हम अलाउ करते हैं। और इन एडिशन डिफरेंस इन लेंथ बिटवीन द लॉन्गेस्ट साइड एंड शॉर्टेस्ट साइड इन द सैंपल शैल नॉट एक्सीड 1 mm। जो उसकी लॉन्गेस्ट साइड है, शॉर्टेस्ट, उनमें कितना 1 mm का, 1 mm से ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। टॉलरेंस ऑन थिकनेस शैल बी +15% ऑफ द मिनिमम थिकनेस। जो टॉलरेंस लिमिट है ऑन थिकनेस वो 15% से, मिनिमम थिकनेस के 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और थिकनेस को हम नेगेटिव साइड में क्या करते हैं, अलाउ नहीं करते हैं। थिकनेस में हम पॉजिटिव साइड में ही परमिशन लिमिट लेते हैं, ठीक है, ओके। और जो इन एडिशन द डिफरेंस इन थिकनेस बिटवीन द थिकेस्ट एंड द थिनेस्ट टाइल इन द सैंपल शैल नॉट एक्सीड 10% ऑफ द मिनिमम थिकनेस। इसका मतलब क्या हुआ कि जो थिनेस्ट टाइल और थिकेस्ट टाइल है उनके बीच में थिकनेस का डिफरेंस है ना, वो 10% से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। किसके रेस्पेक्ट में, मिनिमम थिकनेस के रेस्पेक्ट में। उसके बाद हम पढ़ते हैं इम्पैक्ट टेस्ट। इम्पैक्ट टेस्ट क्या होता है, इम्पैक्ट टेस्ट क्या होता है, इम्पैक्ट टेस्ट किसी भी चीज़ की किसको बताता है, टफनेस को बताता है। अगर हम किसी चीज़ पर सडन लोड लगाएं तो सडन लोड लेने की जो उसकी कैपेसिटी होती है उसको हम इम्पैक्ट टेस्ट से मेज़र करते हैं। तो इम्पैक्ट टेस्ट टफनेस को मेज़र करता है कि कोई चीज़ हमारे लिए कितनी टफ है और कितना वो लोड ले सकती है। इम्पैक्ट टेस्ट में मैंने आपको बताया सडन लोड लगाते हैं तो देखिएगा, टाइल थिकनेस एंड हाइट फ्रॉम विच स्टील वॉल इज ड्रॉप। तो हम क्या करते हैं कि स्टील वॉल को रहते हैं उसे एक हाइट से गिराते हैं, तो टाइल की थिकनेस के अनुसार हाइट चेंज होती जाएगी। तो जो स्टील वॉल यूज लेते हैं अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री वो कितनी लेते हैं, 510 ग्राम लेते हैं, और 19 mm डायमीटर होता है उसका स्टील वॉल का। तो हम इसको एक प्रॉपर हाइट से गिराते हैं। तो हाइट जैसे 4 mm थिकनेस है टाइल की, तो उसको कितनी हाइट से गिराएंगे, 127 mm से। अगर 5 mm थिकनेस है टाइल की तो हम उसे 229 mm से गिराएंगे। अगर 6 mm टाइल की थिकनेस है तो उसे हम 330 mm से गिराएंगे। अगर 10 mm टाइल की थिकनेस है तो हम स्टील वॉल को 660 mm से ड्रॉप कराएंगे। कैसे, अगर 4 mm टाइल की थिकनेस है तो कितने हाइट से ड्रॉप कराते हैं अपन उसे, 127 से। अगर 5 mm थिकनेस है तो कितने हाइट से ड्रॉप कराते हैं, 229 mm से। अगर 6 mm थिकनेस है तो 330 mm से हम उसको क्या कराते हैं, स्टील वॉल को ड्रॉप कराते हैं। अगर 10 mm थिकनेस है तो कितनी हाइट से ड्रॉप कराते हैं हम उसे, 660 mm हाइट से उसको क्या कराते हैं, ड्रॉप कराते हैं। और जो स्टील वॉल ड्रॉप कराते हैं उसका 510 ग्राम का होता है, वेट होता है। अभी हमने टाइप ऑफ टाइल में पढ़ा था ग्लेज अर्थनवेयर। तो ग्लेज वर्ड को हम अब समझेंगे कि ग्लेजिंग होता क्या है। तो ग्लेजिंग क्या होता है, डेफिनेशन देखिएगा इसकी, इट मे बी डिफाइंड एज प्रोटेक्टिव ट्रीटमेंट। ये क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव ट्रीटमेंट होता है गिवन टू ए सर्टेन क्लास ऑफ क्ले प्रोडक्ट। क्ले प्रोडक्ट को दिया जाता है विद ए व्यू ऑफ इम्प्रूविंग देयर अपीयरेंस।
तो इससे क्या होता है, उसकी अपीयरेंस को दिखने में अच्छा लगता है, उसकी अपीयरेंस को बढ़ा देता है। एंड क्या करता है, और टू प्रोटेक्ट करता है, किस से प्रोटेक्ट करता है, अगेंस्ट वेदर, सीवेज एंड केमिकल। जैसे हमने टाइल पे, आपने देखा होगा आपके घरों की टाइल के ऊपर एक फिल्म बनी होती है, एक फिल्म होती है, तो अगर वो फिल्म क्या करती है, अपीयरेंस को बढ़ाती है। अगर कोई वेदर के अकॉर्डिंग, जैसे अगर बारिश आ रही है, रेन आ रही है, तो रेन का पानी टाइल में पेनिट्रेट होने से बचाती है, सीवेज गंदे पानी को पेनिट्रेट होने से बचाती है, केमिकल उसके आउटसाइड सरफेस पर ही रह जाता है, अंदर पेनिट्रेट नहीं हो पाता है ग्लेजिंग से। तो ये देखो क्या क्या काम करती है, अपीयरेंस तो बढ़ाती है, साथ में क्या एक प्रोटेक्टिव ट्रीटमेंट भी है, प्रोटेक्ट करती है टाइल को। तो ग्लेजिंग क्या होती है, ग्लेज इज द थिन फिल्म या ग्लासी कोट हैविंग 0.1 to 0.2 mm थिकनेस ऑन द सरफेस ऑफ द क्ले प्रोडक्ट एज ए रिजल्ट ऑफ ग्लेजिंग। क्या होता है ये ग्लेज, क्या होता है, थिन फिल्म होती है, कितने की, 0.1 से 0.2 mm की थिकनेस की होती है क्ले प्रोडक्ट की सरफेस पे, और इसको बोलते हैं ग्लेजिंग। उसके बाद हम इसके ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इम्प्रूव इट्स रेजिस्टेंस टू वाटर, केमिकल एंड एटमॉस्फेरिक गैसेज। ये क्या करती है, इम्प्रूव करती है, किस से इम्प्रूव करती है, रेजिस्टेंस टू वाटर से, केमिकल से, एटमॉस्फेरिक गैसेज से। ड्यूरेबिलिटी बढ़ाती है, अगर उसमें वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, केमिकल्स से प्रोटेक्ट कर रही है, तो इससे क्या होगा, उसका ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगा, ड्यूरेबल हो जाएगी, इसकी लाइफ ऑफ स्पान बढ़ जाएगी। टू इम्पार्ट ए प्लीजिंग फिनिश एंड डेकोरेटिव डिजाइन ऑन इट्स सरफेस। आपने देखो जो ऊपर फिल्म है उसमें हम क्या करते हैं, कोई ना कोई डिजाइन बनी होती है, तो ये क्या करती है, डेकोरेटिव बढ़ा देती है, अपीयरेंस को बढ़ा देती है, सही लगती है वो दिखने में। उसके बाद हम पढ़ते हैं लास्ट, ऑटोक्लेव एरिटेड कॉन्क्रीट या लाइट वेट कॉन्क्रीट ब्लॉक। दोनों एक ही चीज़ है, इसको ही हम लाइट वेट कॉन्क्रीट ब्लॉक बोलते हैं। देखो नाम से ही पता लग रहा है, ऑटोक्लेव एरिटेड कंक्रीट, इसका मतलब इसे हम किस में क्योर करते हैं, ऑटोक्लेव में क्योर करते हैं। लाइट वेट कंक्रीट ब्लॉक, इसका मतलब ये कंक्रीट का एक ब्लॉक है जिसका वेट कैसा है, लाइट है। तो पढ़ते हैं, ऑटोक्लेव एरिटेड कंक्रीट इज ए लाइट वेट प्रीकास्ट मटेरियल। मतलब लाइट वेट होता है प्रीकास्ट मटेरियल, इसका मतलब इसे हम ऑन साइड प्रिपेयर नहीं करते, ऑन साइड नहीं बनाते, ये हम कोई फैक्ट्री, कोई साइट फैक्ट्री पे प्रीकास्ट करके लाते हैं, साइट पे नहीं बनाते हम इसे। प्रीकास्ट मेंबर होता है, हम लेके आते हैं डायरेक्टली साइट पर हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। ऑटोक्लेव एरेटेड कंक्रीट प्रोडक्ट आर क्योर्ड अंडर हीट एंड प्रेशर इन एन ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव में हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो एक अंडर हीट एंड प्रेशर में क्या करते हैं, हम इसको क्योर्ड करते हैं, जिससे क्या होता है, इसकी आगे पढ़ेंगे फायर रेजिस्टिव कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो ऑटोक्लेव एरेटेड कंक्रीट साइमल्टेनियसली प्रोवाइड स्ट्रक्चर, इंसुलेशन एंड फायर रेजिस्टेंस। ये क्या करती है, प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराती है, इंसुलेटिव होती है, एंड फायर रेजिस्टेंस, और क्या करती है, फायर से प्रोटेक्ट करती है। ऑटोक्लेव एरेटेड कंक्रीट प्रोडक्ट मे बी यूज फॉर बोथ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर कंस्ट्रक्शन। तो हम दोनों चीज़ का यूज ले सकते हैं। अब देखो ये लाइट वेट है, तो इसका क्या होती है, इसकी डेंसिटी लोअर होती है, तो ये जनरली हाई राइज बिल्डिंग्स में हम इसको यूज लेते हैं। और होता क्या है कि अगर लोअर डेंसिटी है तो इसका डेड लोड क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, तो इसमें क्या होती है, हमको स्टील और कंक्रीट के अमाउंट की कम ज़रूरत होती है। और ये किस से मिलकर बना होता है, जनरली AAC ऑटोक्लेव एरेटेड कंक्रीट किस से, सैंड से, क्वार्टर सैंड से, लाइम से, सीमेंट से, वाटर से और एल्यूमिनियम पाउडर के जिप्सम से मिक्सचर से हम इसको बनाते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, थर्मल एफिशिएंसी को बढ़ा देता है, क्योंकि हम इसे ऑटोक्लेव में क्योर करते हैं अंडर हीट एंड प्रेशर में, तो क्या होती है, इसकी थर्मल एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। एंड इसका क्या होता है, ऑटोक्लेव एरेटेड कंक्रीट की जो सरफेस है ना, वो इवन होती है, यूनिफॉर्म होती है, तो इस पर प्लास्टर की ज़रूरत नहीं होती। तो इसमें जो वॉल बनाते हैं हम इसकी, तो उस पर प्लास्टर की हमें ज़रूरत नहीं होती है। तो इस तरीके से आपका ये टॉपिक कंप्लीट हुआ।